गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो सेकंड यूनिट है उसमें लर्निंग थ्योरीज करनी शुरू की थी। लर्निंग थ्योरीज में हमने जो पहली कनेक्शनिज्म थ्योरी है, संबंधवाद का सिद्धांत है, वो शुरू किया था। और संबंधवाद का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था उसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें उसका मीनिंग क्या है, उसके ऊपर उसमें जो प्रयोग किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसके बारे में हमने किया था। और उस प्रयोग के आधार पर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, मुख्य कारकों के बारे में हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक उसी थ्योरी पर आगे बढ़ता हुआ है, क्योंकि जो थ्योरी है कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके मेन एसेंशियल एलिमेंट्स कर लिए हैं, उसके मीनिंग के बारे में कर लिया तो वो कंप्लीट हो जाता है। नहीं, जब भी आप थ्योरी करते हो, थ्योरी के बिहाफ पर कौन से नियम बनाए गए जो कि सीखने में सहायक हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक के द्वारा समझाया गया है कि प्रयास और भूल के सिद्धांत का अर्थ क्या है और सीखना किस तरह से संबंध स्थापित करता है, उसके आधार पर इस बात को क्लियर करने के लिए, उस बात को डिक्लेयर करने के लिए जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया, उसको उन्होंने पूरी तरह से हमें समझाया कि ये क्या है। तो उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 2 तरह के नियमों का प्रतिपादन किया जो कि सीखने में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य माने जाते हैं। एक टीचर को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो सीखने के सिद्धांत हैं, इनका हमारे शिक्षण के मीन से टीचिंग में इनका क्या यूजेस है। क्योंकि जब हम बात करेंगे इन नियमों की और उसके साथ ही इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन जोड़ कर देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये नियम कहीं ना कहीं हमारे एक टीचर की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ लर्निंग। पहले हम इसमें जब बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर 2 तरह के नियमों की बात की है, 2 तरह के लॉज जनरेट किए हैं। पहला है प्राइमरी लॉ, दूसरा है सेकेंडरी लॉ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ प्राइमरी लॉ पे रहेगा। प्राइमरी लॉ के बारे में एक बार मैं शॉर्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके कहने का मतलब क्या है, इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, मीन टू से CTET है, HTET है या RTET है, किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो जो एक एग्ज़ामिनर उसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि ये ट्रायल एंड एरर किसने दिया, क्योंकि वो जब आपने थ्योरी पढ़ी है तो पता लग गया थॉर्नडाइक ने दिया है। वो जो इसके सिद्धांत हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ हैं, वो इनमें से एक पॉइंट उठाता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट किसका है। तो जब किसी ने अगर मान लो उसको अच्छे से डीप से पढ़ा है तो ही उस पॉइंट को उठा पाता है कि हाँ ये लॉ ऑफ इफेक्ट है या लॉ ऑफ यूज़ है, लॉ ऑफ डिसयूज़ है। ये प्राइमरी लॉ के जो दिए गए हैं नियम, उनमें से एक है, तब आप उसको सही तरह से पॉइंट आउट कर पाते हो। तो ठीक उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी लॉ की बात की, सेकेंडरी लॉ की बात की। प्राइमरी लॉ में इन्होंने 3 मेन सिद्धांत नियम दिए हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसे हिंदी में कहा गया है तत्परता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को आगे फिर 2 पॉइंट्स में डिवीज़न किया गया है, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। मतलब आप कितना उसको अभ्यास क्रिया में लाते हो, कितना आप नहीं लाते हो। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, कि जब भी आप किसी कार्य को सीखते हैं तो वो किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये 3 नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो पहला नियम है, जैसा कि उसके नाम से हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस है। तो थॉर्नडाइक ने जब इस बात को डिक्लेयर करने की कोशिश की तो उन्होंने तैयारी की, इसको नाम दिया है लॉ ऑफ रेडीनेस को, तैयारी की अवस्था। अब रेडीनेस का मतलब होता है तैयार होना। अब किसके तैयार होने की बात है कि जब कोई व्यक्ति
मानसिक और शारीरिक तौर पर सीखने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर बात आती है, एक व्यक्ति जो सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है, वो ही सीखने में सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर तैयार है, मतलब फिजिकली प्रिपेयर है, बट मेंटली अपसेट है, तो वो उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा। दूसरी तरफ से अगर बात करें, एक बच्चा फिजिकली डिस्टर्ब है, मतलब उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, मेंटली तौर पर प्रिपेयर है कि वो सीखना चाहता है, उस स्थिति में भी वो पूरी तरह से नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर जब थॉर्नडाइक ने अपने पहले सिद्धांत नियम का प्रतिपादन किया, तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक सीखने में तत्परता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक टीचर जब क्लास में पढ़ाना शुरू करता है, तो सबसे पहला जो उसका कार्य होता है, वो बच्चों को मानसिक तौर पर तैयारी की अवस्था में लाना होता है। अब तैयारी की अवस्था से मतलब क्या है कि एक टीचर जब क्लास में बच्चों को कोई टॉपिक करवाना शुरू करेगा, तो उस टॉपिक को शुरू करवाने से पहले बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए 3-4 मिनट में उन बच्चों को आज जो पढ़ाया जाना है उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार करेगा। ये हम अपने ऊपर भी लागू करके देख सकते हैं। अगर हम किसी काम को मन से करना चाहते हैं तो ईज़िली हम उसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगर हम उस काम को करना नहीं चाहते और सामने वाला हमें धक्के से करवाने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली हम उसमें से 2 या 4% ही गेन पर कर पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इस बात को डिक्लेयर करते हुए कहा कि सीखने में तत्परता, मीन टू से रेडीनेस, सबसे अहम बिंदु होता है। थॉर्नडाइक ने इसी को 2 अलग नामों से भी याद किया है। इन्होंने इसको जैसे कि लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहा है, लॉ ऑफ मेंटल सेट भी कहा है, मानसिक तैयारी भी कहा है। यहाँ तक कि वुडवर्थ ने भी इनको मानसिक झुकाव के नियम कह के इसमें प्रतिपादित किया है। तो इनके कहने का भाव क्या है कि जब भी आप कुछ सीखते हो और जब आप कुछ सीखोगे, अगर आप मानसिक तौर पर तैयार हैं तो ही आप उस चीज़ को बेहतर ढंग से सीख पाओगे। अगर हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से तैयार हैं तो वो सीखना हमें संतोष प्रदान करता है। इसी के विपरीत अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और सिखाया जाता है तो उसमें एक दुख की अनुभूति होती है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है सीखने के लिए बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करना। अब आई थिंक यहाँ तक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि मीनिंग ऑफ रेडीनेस क्या है। मीनिंग ऑफ रेडीनेस का मतलब है तैयारी। किसकी तैयारी? मानसिक और शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार होना। एक दूसरा पॉइंट भी है यहाँ पर, तैयारी से दूसरा मतलब ये है एक टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाना है उसकी तैयारी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पर यहाँ पर जो एस्पेक्ट है, अगर हम इसके और ज़्यादा थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो दोनों तरह की रेडीनेस इम्पोर्टेंट है। टीचर के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से पढ़ाने के लिए तैयार होना, बच्चों के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार होना। जब दोनों तरफ से पॉजिटिविटी होगी तभी सीखना और सिखाना अपने आप में बेहतर और सफल होगा। इन दोनों में से किसी में भी एक में नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाने पर सीखना प्रभावित हो जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग में चला जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए टीचर पढ़ाने के लिए शारीरिक मानसिक तौर पर तैयार है बट बच्चे आज पढ़ना नहीं चाहते किसी वजह से, तो वो नहीं सीखेंगे। बच्चे सीखना चाहते हैं, टीचर सिखाना नहीं चाहता या पढ़ाना नहीं चाहता, कोई उसको प्रॉब्लम है, तो सीखना प्रभावित होगा। तो यहाँ पर एक से नहीं, दोनों के संयोग से, दोनों के सह संबंध, कॉरलेशन से ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, एक टीचर के लिए एक इसका शैक्षिक महत्व क्या बनता है। तो सबसे पहले है ध्यान और रुचि पैदा करना, अराउजिंग द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान और रुचि से क्या मतलब है? क्लास में टीचर के द्वारा बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करते हुए उन बच्चों के ध्यान को केंद्रित करना कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। रुचि से मतलब क्या है? बच्चों को जो चीज़ सिखाई जानी है उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना।
और रुचि तब जागृत होती है, तब बनती है जब वो हमारी किसी ज़रूरत से जुड़ी होती है। मतलब हम वो चीज़ चाहते हैं, हम वो चीज़ सीखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है, तभी हम उस चीज़ को करना पसंद करेंगे। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लास में जब बच्चों को टॉपिक करवाना शुरू कर रहा है तो उस विषय वस्तु के संबंध में सही तरह से रुचि जागृत की जाए, बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जाए। नेक्स्ट है जिज्ञासा पैदा करना, अराउजिंग क्यूरियोसिटी। अब जिज्ञासा से मतलब क्या है कि बच्चों को सीखने के प्रति उत्सुकता जागृत करना। अब एक बच्चे जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं वो तभी सीखने के प्रति उत्सुक हो पाएंगे जब हम उनको हर दिन किसी अलग ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश करेंगे, क्लास में अलग मेथड, मटेरियल, मीडिया यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तभी उन बच्चों में सीखने के प्रति एक रुचि के साथ साथ एक जिज्ञासा पैदा होती है। अगर रोज़ का एक ही बना बनाया हमारा मटेरियल है, सिंपल सी बात है, आप रोज़ खाना खाते हो, एक जैसा रोज़ खाओगे तो बोरियत फील करोगे। अगर कुछ डिफरेंट है, हर रोज़ में हम ये नहीं कह सकते हर रोज़ ही अलग हो, पर हाँ कुछ अगर चेंज होगा तो वो हमारे बॉडी के लिए भी बेनिफिटेड है। और उसी तरह से जैसे सिखाने में अगर टीचर थोड़ा अलग से मेथड्स को इस्तेमाल करता है तो वो सीखने वालों के लिए भी बहुत ही रुचिकर हो जाता है। नवीन ज्ञान के लिए तैयार करना, इसकी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, नवीन ज्ञान मतलब नॉलेज ये कह सकते हैं कि जब टीचर करवाने जा रहा है तो बच्चों को नए ज्ञान के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना। कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो थोड़ा मुश्किल होता है, टीचर ये बात जानता है, बच्चे तो नहीं जानते। अगर आप ये बात क्लास शुरू करने से पहले कह देते हो कि आज का टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से समझना, तो ये बच्चों पर अलग इफ़ेक्ट छोड़ता है। अगर टीचर ये बात कहता है कि आज का जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, आपको सीखने के लिए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा, बाकी है अगर एक बार समझ आ जाएगा फिर भूलोगे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट हमारे थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। तो ये चीज़ बच्चों पर एक अलग इफ़ेक्ट छोड़ती है। तो नई नॉलेज जब भी दी जाएगी तो उसके लिए बच्चों का मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अगर बच्चे मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो ऑब्वियसली जो टीचर चाहे कितना ही मुश्किल करवाए, क्योंकि टीचर का काम ही उस मुश्किल को आसान करना है, अगर वही मुश्किल दोबारा बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी तो फिर टीचर कैसा। पॉइंट ये बनता है कि जो चीज़ करवाई जा रही है उसको इतने सरल भाव से, सरल विधि से बच्चों को दिया जाए कि वो उनको अच्छे से समझ आ जाए। बट हाँ, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बच्चों का ज़रूरी है, वो भी डिपेंड करता है टीचर पे, वो उनको किस तरह से मेंटली प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है निहित योग्यताओं का पता लगाना, एक्सप्लोर द हिडन एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो कितने योग्य हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं, उनके अंदर जो सीखने की योग्यताएं हैं उनकी सही तरह से पहचान करना वो एक टीचर का कार्य है। बच्चों की आयु क्या है, सीखने की योग्यता क्या है, उनकी रुचि किस में है, वो किस तरह से सीख सकते हैं, टीचर उनको किस तरह से और ज़्यादा अच्छे से जान सकता है, उनकी ज़रूरत क्या है उसके अनुसार उनको दे सकता है। तो इन सब बातों पे कहीं ना कहीं एक टीचर का काम बनता है कि इन बातों को जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को प्रेरित करना। जैसे कि हमने विद्यार्थियों को प्रेरित करने से अभिप्राय क्या है, बच्चों को सीखने के लिए जिज्ञासा जागृत करना या उनको अभिप्रेरित करना। हमने इस लॉ का एक और नाम कहा है, लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा है, इसको लॉ ऑफ मेंटल सेट भी कहा है, वुडवर्थ ने इसको मानसिक झुकाव की बात भी कही है। तो कहने का भाव क्या है कि जब आप किसी चीज़ को मानसिक तौर पर अभिप्रेरित होकर सीखने की कोशिश करते हो तो उसमें कोई दिक्कत बचती ही नहीं है। सामने वाला कितना ही मुश्किल क्यों ना मटेरियल हो, उसको बहुत ही इफेक्टिव वे से सीखने की कोशिश करता है। तो ये हमारा पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, मीन टू से मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर टू लर्न समथिंग। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे इम्प्लीमेंट होता है, ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट होता है। जब भी हम ज़िंदगी में कुछ भी सीखेंगे, चाहे वो हमारे फिज़िकली वर्किंग से रिलेटेड हो, मेंटली वर्किंग से रिलेटेड हो, एनीथिंग एल्स कैन से दैट, जो भी ले उसमें हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से तैयार होना सबसे बेहद ज़रूरी है। जब हम मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर हो जाते हैं, हमारा हाफ काम कंप्लीट हो जाता है। बाकी
काम इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता अगर हम तैयार हैं। अगर यही काम नहीं है तो हमारे को पढ़ाने वाले चाहे 100 प्रोफेसर भी आ जाएं तब भी यूजलेस है। हाँ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास। अभ्यास के बारे में एक सिंपल सा मीनिंग क्या है कि किसी काम को प्रैक्टिस के थ्रू हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ये भी सुना होगा आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति किसी भी कार्य में पारंगत हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। ये भी आपने सुना होगा, कर्त कर्त अभ्यास में जड़िमत होत सुजान। अब इसका अर्थ क्या है? जड़मत का मतलब क्या होता है? इडियट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। इडियट्स, ये जब हम बात करते हैं ना, इंटेलिजेंस है, वेरी गुड है, स्लो लर्नर है, इम्बेसाइल्स है, मोरॉन्स है, इडियट्स है, तो ये इसी जब हम कैटेगरीज की बात करें तो 0 to 25 की IQ के स्टूडेंट्स जो कैटेगरी के बच्चे जो माने जाते हैं उनको इडियट कैटेगरी के माना जाता है। जड़, मूढ़, मूर्ख, उसमें जैसे अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, बट हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे। बात क्या हो रही है कि जो स्लो लर्नर होते हैं, मोटे से तौर पर अगर हम सीखने की कोशिश करें, कि जिनको एक चीज़ काफ़ी बार प्रैक्टिस करने पर आती है। एक होता है सामान्य बुद्धि, एक बार देखने पर, एक बार करने पर उसको काफ़ी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है, वो उसको कर सकता है। एक बच्चा एक काम को 20 बार करने के बाद उसको समझ आनी शुरू होती है कि मैंने इस चीज़ को कैसे करना है। तो ये कहते हैं कि एक बच्चा जो 20 बार 20 टाइम करने के बाद तैयार होता है, ऐसे व्यक्ति भी जब किसी काम की बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो भी सुजान हो जाते हैं, मतलब उनको भी उस चीज़ की अच्छे से नॉलेज हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से अभ्यास का हमारे जीवन में इतना महत्व है। तो अभ्यास के नियम के बारे में जब थॉर्नडाइक ने इनका नया नियम दिया तो उन्होंने कहा कि किसी कार्य का मस्तिष्क में दृढ़ता से समायोजन होना, कि जब हम किसी काम को करते हैं, काम को जब हम एक बार करके छोड़ देते हैं तो उसको अभ्यास नहीं कहा जाता। जब हमने किसी काम को एक बार किया और छोड़ दिया, ना तो ऐसा है कि हमारे दिमाग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ऐसा है कि हमारे दिमाग ने उसको 100% रिसीव कर लिया है, कि वो प्रभाव जरूर डालता है, पर जब हम उस काम को बार बार दोहराते हैं, करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे हमें उस चीज़ को सीखने में सुख की अनुभूति होती है, और हमारा उसके साथ जो संबंध है वो दृढ़ होता चला जाता है, और हम उस काम को बहुत बेहतर ढंग से करना सीख जाते हैं। इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज में अभ्यास के नियम में 2 तरह के और नियम बना दिए, जिसको लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज़ कहा गया है। एक्सरसाइज का मतलब हम समझ गए कि हाँ, किसी एक क्रिया को जब हम बार बार दोहराते हैं उसे अभ्यास का नियम कहा गया है। लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या कहता है कि जब हम एक क्रिया को करते हुए बार बार दोहराएंगे, एक क्रिया को बार बार करते हुए वो हमारे व्यवहार का एक अंग बन जाएगा और हम उस काम को सही ढंग से करना सीख जाएंगे। और लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या कहता है कि जब हम किसी क्रिया को 1 या 2 बार करने के बाद छोड़ देते हैं, वो हमारे दैनिक क्रिया में या हम उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क का उससे जो संबंध है वो क्षीण पड़ता चला जाता है। मतलब एक क्रिया को हम दोहराते हैं तो हमारा उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन जनरेट हो जाता है, हमारे दिमाग का उसके साथ सकारात्मक संबंध पैदा हो जाता है और हम उस काम को सही ढंग से करना सीख जाते हैं। दूसरी तरफ पॉइंट है, हम उस क्रिया को धीरे धीरे जब करना छोड़ देते हैं और एक समय आता है हम उस काम को बिल्कुल करना छोड़ देते हैं, उसका जो संबंध है हमारे मस्तिष्क के साथ वो बिल्कुल 0 पे चला जाता है, हम उस काम को भूल जाते हैं। तो यही एक्सरसाइज का नियम है। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारी लाइफ में। आपने सुना होगा, जैसे छोटी क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं तो मैथ की प्रैक्टिस जब करते हैं तो मैथ के टीचर हमेशा यही समझाते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अच्छे मैथ के सम सोल्व कर पाओगे।
टेबल्स हैं। आप जितना टेबल रिपीट करोगे, बार बार यूज़ करोगे, उतना आपका माइंड शार्प रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। आप जितना उसको कम यूज़ करोगे, अब एक बात है, अगर मान लीजिए आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो या सेल्फ कैलकुलेशन करते हो, इन दोनों का माइंड पर अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, आपके दिमाग को कोई काम नहीं करना पड़ता, ईजिली आपने 4 डिजिट दबाई, 5वीं डिजिट दबा के आपको रिस्पॉन्स मिल गया। आपके माइंड ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये काम छोटा सा बच्चा भी कर सकता था। एक काम आप अपने माइंड से कैलकुलेशन करते हो, तो कैलकुलेशन करने से हमारे माइंड का जो रिस्पॉन्स पावर है वो बढ़ती है। डेली प्रैक्टिस करने से हमारे जो काम करने का तरीका है वो और ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्रूव होता है। तो वही बात आती है कि अगर हम एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा संबंध उसके साथ जुड़ता चला जाता है। अगर हम उस चीज़ को प्रयोग नहीं करते हैं तो वो जो उसका रिलेशन है वो क्षीण होता चला जाता है। तो इस तरह से इन्होंने इसके जो सेकंड है वो दिया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे पहले है मौखिक अभ्यास, वर्बल प्रैक्टिस। क्लास में टीचर के द्वारा अगर बच्चों को पढ़ाने के बाद कुछ देर वर्बल प्रैक्टिस करवाई जाती है या क्लास में टॉपिक के अकॉर्डिंगली बच्चों को वर्बल प्रैक्टिस कराई जाती है, वो अभ्यास बच्चे को सीखने में सबसे ज़्यादा सहायक करता है। वर्बल प्रैक्टिस में जैसे आपने देखा होगा, कुछ पंडित लोग होते हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। शुरू में वो भी उनको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, पर जब प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब उनको उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बिना पढ़े हाईली स्पीडली उस वर्ड्स को बोलते चले जाते हैं। वो क्या किस पे निर्भर करती है? वो प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। तो हमारी लाइफ में सीखने के साथ प्रैक्टिस मतलब अभ्यास का सबसे अधिक महत्व माना गया है। तो वर्बल प्रैक्टिस, जैसे क्लास में बच्चों को अगर वर्बल प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है रिपीटिशन, दोहराना। दोहराना भी अभ्यास का ही एक भाग है कि एक बच्चे को, मान लीजिए एक बच्चा खड़ा होता है, वो बोलता है, बाकी बच्चे उसके पीछे पीछे रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। इससे भी उनके सीखने की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होती है और सीखना संभव होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ हैबिट्स, अच्छी आदतों के निर्माण में बुरी आदतों को छुड़वाने में अभ्यास का सबसे ज़्यादा महत्व है। कोई भी अच्छी आदत डालने में, बुरी आदत को छोड़ने में कम से कम 21 दिन का समय माना जाता है। देखो, अभी बात आई थी लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ की। अब लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है? आप उसका मोर एंड मोर प्रैक्टिस। डिसयूज़ क्या कहता है? आपने 1-2 बार किया, उसके बाद छोड़ दिया, वो चीज़ भूलते चले गए। ठीक उसी तरह से कोई भी अच्छी आदत डालनी चाहते हो आप या बुरी आदत छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए कंटिन्यूसली नियर अबाउट 21 डेज शुड बी आवश्यक है। आप कोई भी आदत अच्छी जो डालना चाहते हो, आप 21 दिन उसका प्रयास करें, उसके बाद उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल बी इंक्लूड इन योर बिहेवियर। वो आपके व्यवहार का एक अंग बन जाएगा। लिखाई में सुधार करने के संबंध में हम प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कौशल कलाओं के विकास के लिए, कौशल कलाओं के विकास मतलब कोई भी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए भी अभ्यास को सबसे मुख्य माना जाता है। जिसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे व्यवहार का अंग बन जाता है और हम उस काम को ईजिली कर सकते हैं। तो ये 2 लॉ थे प्राइमरी लॉ में, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम से ये भी कहा जा सकता है, इसको लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा गया, संतुष्टि का नियम कहा गया है। सुख का लॉ ऑफ प्लेजर कहा गया है, सुख का नियम कहा गया है। दुख का नियम भी इसको कहा गया है। इसको अलग अलग नाम क्यों दिए गए? देखो, जब हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ रेडीनेस की, तो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन तीनों नियमों को जब हम देखते हैं तो ये पाएंगे कि जब एक पॉइंट इम्प्लीमेंट होगा तो 2 अपने आप उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस में हमने कहा, यदि बच्चा मानसिक और शारीरिक तौर पर सीखने के लिए तैयार है तो दूसरा क्या है, वो उसको मन से सीखेगा और प्रैक्टिस भी करेगा। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, इसका उसके मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अब इसी पॉइंट को दूसरी तरफ से देख लो, यदि बच्चा सीखने के लिए मन और शारीरिक तौर पर तैयार नहीं है, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिसयूज में चला जाएगा, वो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है, जब आप उसको धक्के से करवा रहे हो तो उसके मन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव है, वो उसको सीखना ही नहीं चाहेगा। तो हर एक चीज़ को सीखते हुए ये तीनों नियम आपस में संबंधित होकर सीखने वाले के साथ जुड़े होते हैं। तो सीखने में जो उचित मनोभावों का जब विकास होगा, उचित मनोभावों से मतलब क्या है कि हम सीखते हुए कितने खुशी हासिल कर रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में जब इसकी डेफिनेशन और मीनिंग करवाया था, तो उसमें एक बच्चे के द्वारा साइकिल सीखने के एग्जाम्पल को हमने लिया था। अब वहाँ पर सीखने पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है कि जब वो सीख रहा है, अगर उसको चोट लग रही है तब भी उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि उसको सीखते हुए खुशी हो रही है। उसका सीखना उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट के साथ वो, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, गर्मी है, धूप है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम भी लग रही है, सब साइड में है। हाँ, क्योंकि उसका जो सीखना है, सीखने पर जो मिलने वाली खुशी है, वो उसके पॉजिटिव मोटिवेशन दे रही है, उस पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ठीक उसी तरह से अगर किसी बच्चे को कई बार क्या होता है कि राइटिंग अच्छी नहीं होती, टीचर के द्वारा उस बच्चे को कहा जाता है, पनिश किया जाता है कि आप इसको 10 बार दोबारा से लिखो। अब यहाँ पर टीचर के द्वारा ये तो आराम से कह दिया जाता है कि ये जो वर्ड लिखा है गलत था, मैंने इसको ठीक लिख दिया, इसको 10 बार लिखो। अगर तो वो सोच कर लिखेगा कि मेरी गलती कहाँ है, तो 5-6 बार लिखना ही सफिशेंट है। अगर उसने सिर्फ इसलिए है कि छुट्टी होने वाली है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है, तो उनको जब लिखेगा इतनी जल्दी में लिखेगा, पहले उसने एक गलती की थी, अब 4 गलतियाँ और साथ में करेगा। तो सीखने में हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर उसके मन में सीखने के प्रति वो भाव नहीं है जो एक्चुअल होना चाहिए। तो सीखने में जो प्रभाव का नियम है वो हम जब कोई भी कुछ भी सीखते हैं तो वो किस तरह का प्रभाव पड़ता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसमें जो थॉर्नडाइक ने कहा है वो ये कहा है कि जब किसी परिस्थिति या अनुक्रिया के बीच में एक सुधार योग्य संबंध स्थापित हो जाता है, एक सुधार योग्य संबंध स्थापित हो जाए तो संतोषजनक स्थिति या अवस्था प्राप्त होती है। मतलब कहने का क्या है कि जब हमारा मन सीखने के लिए सही चाहता है तो उसमें एक सुधार योग्य स्थिति पैदा हो जाएगी, हम मन से खुशी से सीखेंगे। और दूसरा इसके विपरीत क्या है, अगर हम सीखना नहीं चाहते और सिखाने का प्रयास किया जाता है तो उसमें एक ऐसा संबंध होगा कि जिसमें हम सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो वो नेगेटिव इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा। इसके भी कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन हैं। इसमें सबसे पहले जैसे है प्रोत्साहन देना, इंसेंटिव। बच्चों को सीखने में सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करने पर बच्चों को उद्देश्य निर्धारित, जो हमारे सीखने के उद्देश्य हैं वो डिक्लेयर कर देने पर सीखने के संबंध में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चे प्रेरणात्मक तौर पर उस चीज़ को सीखना चाहेंगे, सीखने के लिए मोटिवेट होंगे। उचित मनोभावों का विकास, बच्चे में सीखने के प्रति उचित मनोभावों का विकास करेंगे तो वो सीखने में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि वो बच्चा हर चीज़ को सकारात्मक ढंग से, सकारात्मक सोच के साथ एक्सेप्ट करेगा और वो उसको बहुत अच्छे से जल्दी से सीख पाएगा। उसमें दूसरी बात आती है रुचि से संबंधित करना, कि जब भी हम किसी चीज़ को सिखाते हैं तो उसको बच्चे की रुचि के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। बच्चे में इस तरह की रुचियाँ जागृत की जानी चाहिए कि वो सीखने में उन चीज़ों को पाए। जब उसकी रुचियाँ उससे जुड़ जाएंगी तो ऑब्वियसली वो सीखने में पॉजिटिव मोटिवेट हो जाएगा और जो सीखने में उसे सुख संतुष्टि का आभास होगा, जिससे उसका सीखना संभव होगा। तो आज का हमारा पॉइंट यहीं तक था। हमने बात की मेनली 3 लॉ थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से 6 से 7 नियम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के हैं, जिसे द्वितीयक नियम कहा गया। मुख्य नियम इन्हें माना गया है, वो भी नियम हैं, सीखने के नियम माने गए हैं, द्वितीयक माने गए हैं। सेकंड में हम उसके नियमों के बारे में बात करेंगे, इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन कुछ जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, लास्ट में इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।